शुक्रिया मलिक साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बताइए सर, उपचुनाव कैसा चल रहा है, तैयारियां किसकी कैसी चल रही? देखिए ब्रजेश जी, पहले तो मुझे घोर आपत्ति है आप हमारे मित्र को इस तरह से दबाव में लेके, और वो बार बार सबीर सिंह जी की गवाही दिलवाना चाह रहे हैं लेकिन वो दे रहे हैं, और आप जो है 1.5 जिले की पार्टी बता के उनका घोर अपमान। मैं नहीं कहा सर। अरे आप क्यों सर, क्यों झंझट करा रहे हो सर? ये संगीत सोम ने बोला है, मैं कोट अनकोट का हूँ सर। अरे हमारे दोस्त से सर क्यों झंझट करा रहे हो? संगीत सोम के कंधे पर रख के आप बंदूक चला रहे हैं। वो राजनीतिक आदमी, उन्होंने कह दिया, लेकिन आप समझ लीजिए पहले कि राष्ट्रीय लोकदल कश्मीर में लड़ रही है, झारखंड में तैयारी कर रही है, केरल में तैयारी कर रही है। राष्ट्रीय लोकदल राष्ट्रीय पार्टी है। और देखिए ये भी नहीं कह पाए हैं अनिल दुबे जी कि हमारी पार्टी के तमाम महासचिव, तमाम उपाध्यक्ष, 26 स्टार प्रचारकों की लिस्ट है इनकी जो कश्मीर में चल रही है। अगर कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो उसका सीधा सीधा श्रेय राष्ट्रीय लोकदल को भारतीय जनता पार्टी देगी। ये आपको समझ अभी सर तो यूपी लौटते हैं, तो बताइए बाई इलेक्शंस कैसे चल रहे हैं? देखिए, अगर ब्रजेश जी आप उत्तर प्रदेश के उपचुनाव की बात करते हैं जो 10 सीटों पे है, भारतीय जनता पार्टी को राहत की बात मुझे ये लगती है कि जिस प्रकार पहले दिल्ली और लखनऊ की टकराव होता था, इस बार दिल्ली और लखनऊ का टकराव नहीं होगा, और पूर्णतः खुली छूट योगी जी को दे दी है शीर्ष नेतृत्व ने, इसलिए योगी जी को चुनाव अपने तरीके से लड़ना है। लेकिन आपको नहीं भूलना चाहिए कि कैराना पे जब हमने बात करी थी कि एक मंत्री थे जो शामली के एक होटल में लेटे हुए थे, और रिजल्ट कैराना की लोकसभा सीट के क्या आए थे। 4 जून के बाद जो है सरकार की कौन मंत्री थे सर? वो मैं भूल गया नाम उनका, थोड़ा सा नाम बताएंगे तो दर्शकों को। लक्ष्मी नारायण जी गन्ना मंत्री थे, वो निकल नहीं पा रहे थे, और अभी भी उस क्षेत्र में गन्ने का भुगतान नहीं हो पा रहा है, जो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के उपचुनाव में नुकसान करेगा। ओके सर, दूसरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूं, और उसके बाद जो नुकसान मुझे दिखाई दे रहा है, कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छा बढ़ रही है संविधान बचाने के चक्कर में। संविधान बचाने के साथ साथ अब संविधान कितना बचा ये तो आपके सामने है, लेकिन कांग्रेस बहुत बची है और कांग्रेस को फायदा, और कांग्रेस को दिखाई दे रहा है कि उत्तर प्रदेश में भी वो बढ़त हासिल कर सकती है, इसीलिए वो 10 की 10 सीट पर तैयारी। तो कांग्रेस किसकी कीमत पर यूपी में बढ़ रही है? कांग्रेस चाहती है कि हम समाजवादी पार्टी के ऊपर दबाव बना के अधिक से अधिक सीटें लें, और जिस प्रकार का माहौल है कांग्रेस को भी सफलता मिल सकती है समाजवादी पार्टी के साथ जाके, इसीलिए वो तैयारी कर रही है, और वो कोशिश करेगी कि समाजवादी पार्टी के ऊपर अधिक से अधिक दबाव बनाए। अब एक और गंभीर प्रश्न है सर कि एएसपी यानी चंद्रशेखर और बीएसपी यानी मायावती, ये दो कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे इस बार बाई इलेक्शन में, क्योंकि लड़ दोनों रहे हैं चुनाव? देखिए ब्रजेश जी, अगर आप देखें बहुत ज्यादा मुझे फर्क लगता नहीं है कि चंद्रशेखर और मायावती इन इलेक्शनों में कुछ बहुत ज्यादा कर पाएंगे, क्योंकि जिस प्रकार से दलित और पिछड़ा कांग्रेस की तरफ अग्रसर हुआ है, और काफी हद तक जहां समझौता था वहां पे समाजवादी पार्टी के साथ भी पिछड़ा और दलित गया है, तो मुझे नहीं लगता कि वो पार्टियां बहुत प्रभावित इस चीज को कर पाएंगी। और आपको ये भी देखना होगा कि लगभग आधा समय विधानसभा को बीत चुका है 2022 के बाद, अब 2027 में चुनाव है, और आपको इस राउंड का आपसे लास्ट क्वेश्चन ये है कि अगर कांग्रेस बढ़ रही है जैसा आप बता रहे हैं, तो क्या समाजवादी पार्टी को चौकन्ना होना चाहिए? जी देखिए, बिल्कुल होना चाहिए। समाजवादी पार्टी को कांग्रेस के साथ तालमेल करके चलना चाहिए। अगर कहीं तल्खी बनती है और तल्खी के साथ ये होता है कि कांग्रेस की और समाजवादी पार्टी की बात नहीं बनती है और अलग अलग लड़ते हैं, तो उसका नुकसान दोनों पार्टियों को उठाना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया सर, हमारे साथ बने रहिएगा सर, इस परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बात पूरी कर रहा था कि ये जो 2.5 साल के लगभग सरकार हो गई है योगी जी की, और 2027 में चुनाव है, तो एक ये सैंपल होगा ये 10 सीटों, क्योंकि ये पूरे यूपी से अलग अलग क्षेत्रों से आएंगे, परिणाम आपके सामने प्रदर्शित करेगा। बहुत शुक्रिया वीरेन जी।